गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 17 नवंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीक में हम अपना रिवीजन नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे क्योंकि दिवाली की वजह से हमारी ऑलरेडी 3 दिन की छुट्टी हो गई थी जिसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस मिस्ड हो गए थे। इसीलिए इस वीक में हम उन सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर मंडे से हम लोग अपना रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज भी आप देखेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस आज के होंगे और कुछ क्वेश्चंस पुराने होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉलेज हेल्थ केयर इनोवेशन एंड रिसर्च सिटी इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये जो सिटी है ये रिलेटेड है कर्नाटका स्टेट से और किस वजह से आजकल चर्चे में है, क्योंकि कर्नाटका की गवर्नमेंट का एम है 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना in the areas of healthcare, innovation and knowledge sectors और इसके अलावा 80,000 जॉब्स को क्रिएट करना in the proposed KHIR city। ठीक है, तो जो कर्नाटका की गवर्नमेंट है इन्होंने इंडस्ट्री थिंक टैंक के साथ मीटिंग की है जिससे कि डेवलपमेंट को कॉन्सेप्चुअलाइज किया जा सके इन द खेर सिटीज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बेंगलुरु। ठीक है, तो ये जो नया इन्वेस्टमेंट रीजन है कि फैला होगा 2000 एकड़्स में और लगभग ये कवर करेगा 60 किलोमीटर को फ्रॉम बेंगलुरु। ठीक है, तो याद रखिएगा ये खेर सिटी जो है ये रिलेटेड है कर्नाटका स्टेट के साथ। इसके अलावा एक और सिटी है जो आजकल चर्चे में है, ये है अयोध्या। किस लिए? क्योंकि अयोध्या ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है जब 22.23 लाख दिए जो हैं जलाए गए ड्यूरिंग द दीपोत्सव सेलिब्रेशंस ऑन द ईव ऑफ दिवाली। ठीक है, तो 2022 में हमने देखा था कि 17 लाख से भी ज्यादा दिया जलाया गया था अक्रॉस द घाट्स ऑफ राम की पैरी और ये जो सिटी है ये लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ सरयू रिवर। तो इसने अपना खुद का रिकॉर्ड जो है वो फिर से तोड़ लिया है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी सिटी है जिसने एक रिकॉर्ड बनाया है जिसमें इन्होंने 22.23 लाख दिए जलाए हैं ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अयोध्या। ठीक है, नेक्स्ट है द आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये जो पोर्टल है इसको लाइव किया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। यहाँ पे जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं कंट्री के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस इनिशिएटिव में, जिसके बाद वो सबमिट करेंगे अपने डेटा को वॉलंटरी बेसिस पे ऑन अ रेगुलर बेसिस, सिंपली डेटा एंट्री फॉर्म को फिल करके ऑन द पोर्टल। तो ये जो डैशबोर्ड है ये सर्व करेगा एज अ टूल जिसके बाद आप सिमिलरली प्लेस्ड सिटीज को कंपेयर कर सकते हैं और पीयर लर्निंग को प्रमोट कर सकते हैं अमंग द सिटीज। ठीक है, तो आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल किसका है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट है होन हाई प्रेसिशन इंडस्ट्री कंपनी इज कॉमनली नोन एज विच कंपनी। ये कॉमनली किस नाम से जानी जाती है आपको ये पूछ रहा है। तो ये है बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ आईफोन्स इन द वर्ल्ड, दैट इज फॉक्सकॉन। इसको ही आप कहते हैं होन हाई प्रेसिशन इंडस्ट्री कंपनी। किस वजह से आजकल चर्चे में है? क्योंकि हाल ही में 2 प्रोटोटाइप लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स जो कि इस कंपनी ने प्रोड्यूस किए थे उनको एम्बार्क किया गया ऑन द स्पेस एक्स रॉकेट्स जर्नी फ्रॉम वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस जो कि लोकेटेड है सदर्न कैलिफोर्निया में। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा कि इस कंपनी का कॉमन नेम क्या है? आंसर है फॉक्सकॉन। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जिसकी लागत है $400 मिलियन और इसके अंतर्गत एडीबी जो है $400 मिलियन हमारी गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहा है। किस लिए? हमारे अर्बन रिफॉर्म एजेंडा को सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि हम हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर सके, साथ ही जो सर्विस डिलीवरीज हैं हमारी उनको इम्प्रूव किया जा सके और हमारी एफिशिएंट गवर्नेंस सिस्टम को प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो सब प्रोग्राम 1 जो था जो कि अप्रूव किया गया था 2021 में, इसकी फाइनेंसिंग हुई थी $350 मिलियन के साथ और इसकी वजह से नेशनल लेवल पॉलिसीज हमारी स्टैब्लिश हुई और कुछ गाइडलाइंस जिसके बाद अर्बन सर्विसेज जो हैं वो इम्प्रूव दिखाई दी। वहीं जो सब प्रोग्राम 2 है ये सपोर्ट करेगा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को और कुछ रिफॉर्म एक्शंस को एट द स्टेट एंड अर्बन लोकल बॉडी लेवल्स। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $400 मिलियन की पॉलिसी बेस्ड लोन एग्रीमेंट किस इंस्टीट्यूशन के साथ साइन करी है हमारी अर्बन सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए?
तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है फिलीपींस में। नेक्स्ट है, विच सिटी होस्टेड द जॉइंट समिट ऑफ द अरब लीग एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। कौन सी सिटी है जिसने होस्ट किया इस ज्वाइंट समिट को, जो किसके किसके बीच में हुई है, अरब लीग और OIC मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बीच। तो ये जो ज्वाइंट समिट थी ये कंडक्ट हुई है सऊदी की कैपिटल रियाद में, और ड्यूरिंग द समिट सऊदी अरेबिया और कुछ और अरब नेशंस हैं जिन्होंने डिस्कस किया कि जो इनके रिलेशंस हैं इजराइल के साथ, जो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज हैं इजराइल कंट्री के साथ, वो किस तरह के होने चाहिए, ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं। ठीक है, तो कौन सी सिटी होस्ट रही इस इवेंट के लिए, आंसर है रियाद। इसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन फॉर्म होता है, कौन सी कंट्री होस्ट थी कॉन्फ्रेंस ऑफ WOAH रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के लिए 2023 में। तो याद रखिएगा इंडिया जो है वो होस्ट कर रही है 33rd कॉन्फ्रेंस को, ये 33rd एडिशन है WOAH की, रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की। इसको कब से कब तक कंडक्ट किया जा रहा है, 13 से लेकर 16 नवंबर तक। कहाँ पे, नई दिल्ली में। ठीक है, तो हमारे जो मिनिस्टर हैं फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के, मिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला, ये जो है इनॉग्रेट और कंक्लूड कर रहे हैं इस सेरेमनी को। और ये जो डिसीजन है इस इवेंट को होस्ट करने का, ये लिया गया था ड्यूरिंग द 19th जनरल सेशन ऑफ द वर्ल्ड असेंबली ऑफ डेलीगेट्स ऑफ WOAH इन पेरिस, जो कि हुई थी मई 2023 में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी कंट्री होस्ट है कॉन्फ्रेंस ऑफ WOAH रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की 2023 में, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फैक्ट एंड फिगर बेस्ड एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। What is India's headline retail inflation rate in the month of October 2023? इंडिया का हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन रेट जो है वो 4.87% पे पहुंच चुका है अक्टूबर मंथ में, और ये डेटा कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, किस वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि कुछ फेवरेबल बेस इफेक्ट देखने को मिले और कूलिंग प्राइसेस ऑफ सम आइटम्स की वजह से ऐसा हुआ। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन है, CPI बेस्ड इन्फ्लेशन, सितंबर मंथ में वो इस साल था 5.02% पे, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब एक्सपेक्ट कर रहा है हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन को कि उसका एवरेज 5.6% पे पहुंच जाएगा इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023। वहीं अगर हम पूरा ओवरऑल देखेंगे, मतलब 23 to 24 ईयर में, तो आंसर हो जाएगा 5.4% का एवरेज। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा इंडिया का हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन रेट अक्टूबर के लिए कितना रहा, आंसर है 4.87%। नेक्स्ट है, DP World is the leading container terminal and supply chain operator of which country? DP World किस कंट्री का लीडिंग कंटेनर टर्मिनल और सप्लाई चेन ऑपरेटर है? तो DP World लीडिंग कंटेनर टर्मिनल और सप्लाई चेन ऑपरेटर है ऑस्ट्रेलिया कंट्री का, और कुछ साइबर सिक्योरिटी इवेंट की वजह से DP World ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा टू हाल्ट इट्स ऑपरेशंस फॉर कुछ दिनों के लिए, और DP World ऑस्ट्रेलिया रिस्पॉन्सिबल है नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट को देखने के लिए, और अब इसको फोर्स किया गया कि अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दे अगले 3 दिनों के लिए। ठीक है, तो DP World जो है वो लीडिंग कंटेनर टर्मिनल एंड सप्लाई चेन ऑपरेटर है ऑस्ट्रेलिया कंट्री का। किस वजह से ऐसा हुआ है, बिकॉज ऑफ सम साइबर सिक्योरिटी इवेंट। ठीक है, तो ये चीज चर्चे में थी, इसलिए ध्यान में रखिएगा। द फोर्थ कमिटी समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन? फोर्थ कमिटी जो आजकल चर्चे में है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, आपको ये पूछा जा रहा है। तो फोर्थ कमिटी, जिसको आप स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन भी कहते हैं, ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बॉडी है। हाल ही में इसने 6 तरीके के ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस पास किए हैं थ्रू रिकॉर्डेड वोट्स, और ये जो रेजोल्यूशंस हैं ये रिलेटेड हैं मिडल ईस्ट के सिचुएशन से, जहां पे आप पैलेस्टीन का इशू भी देखते हैं, और इंडिया ने सपोर्ट किया इस रेजोल्यूशन को, जिसमें कि इजरायली सेटलमेंट एक्टिविटीज को डिनाउंस किया गया इन द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी बाय वोटिंग इन फेवर ऑफ इट। ठीक है, तो सिंपली बस ये याद रखिएगा कि फोर्थ कमिटी ने हाल ही में 6 तरह के ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस पास किए हैं, इसी वजह से ये चर्चे में है। याद रखिएगा ये यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है। इसके अलावा आजकल एक और चीज चर्चे में है, मार्स सैंपल रिटर्न मिशन। अगर आपसे पूछा जाए कि मार्स सैंपल रिटर्न मिशन किस कंट्री से रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा USA, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है नासा का, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंट्रिकेट स्पेस प्रोजेक्ट है, और फिलहाल ये रिस्क पे है क्योंकि जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और इसकी वजह से बजटरी क्राइसिस देखने को मिला है फॉर द नासा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था इस मिशन का, रॉक सैंपल्स को इकट्ठा करना फ्रॉम मार्स
जिसके बाद अनमैन्ड प्रोब्स को यूटिलाइज किया जाएगा और रोबोटिक रोवर्स को यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा मार्स सैंपल रिटर्न मिशन यूएसए का है और आजकल चर्चे में इसलिए है क्योंकि नासा इसको अब और ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ बजटरी इश्यूज। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज प्लेज्ड टू इन्वेस्ट $1.07 बिलियन ऑन पोलर रिसर्च। कौन सी कंट्री है जो इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर रही है पोलर रिसर्च के ऊपर? ये कंट्री है फ्रांस। फ्रांस ने डिसाइड किया है कि वो इन्वेस्ट करेंगे $1.07 बिलियन पोलर रिसर्च के ऊपर। कब तक? बाय द एंड ऑफ 2030। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। इनके मुताबिक फ्रांस बिल्ड करेगा एक आइस केपेबल वेसल जो कि पार्ट रहेगा इनके बिलियन यूरो प्लान का टू बूस्ट द पोलर रिसर्च। तो ये कमिटमेंट इन्होंने ली है एज अ रिस्पॉन्स टू माउंटिंग द साइंटिफिक एप्रीहेंशन रिगार्डिंग द रैपिड मेल्टिंग ऑफ ग्लोबल आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। ठीक है, तो फ्रांस कंट्री ने डिसाइड किया है कि वो इतना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे पोलर रिसर्च के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा हाल ही में जो 19th मीटिंग हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू साइड्स की, मतलब COP19, इसमें जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस रिसीव किए हैं जिसके बाद इंप्लीमेंट किया जाएगा थॉरो एंड इफेक्टिव मेजर्स जिससे कि जो पोचिंग ऑफ जैगुआर्स है उसको कॉम्बैट किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा इनको ये भी एडवाइस किया गया कि इन्हें जैगुआर को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखना चाहिए एज अ स्पीशीज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन देयर इन्फोर्समेंट एफर्ट, और इसकी हेल्प से जो वाइल्ड लाइफ क्राइम्स हो रहे हैं उनको टैकल करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो COP19 मीटिंग हुई थी उसमें जो है जो मेंबर्स हैं उनको एडवाइस किया गया किस एनिमल को प्रायोरिटाइज करने के लिए एज अ स्पेशीज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। तो इसका नाम जरूर याद रखिएगा, ये स्पेशीज है जैगुआर्स। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड एंटिसिपेटरी एक्शन एंड रिस्पॉन्स प्लान। तो एंटिसिपेटरी एक्शन एंड रिस्पॉन्स प्लान को हाल ही में लॉन्च किया है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका हेडक्वार्टर्स है रोम, इटली में। ये एक बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की और इस प्लान के मुताबिक यहाँ पे ये बताया गया कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट है $160 मिलियन की, जिससे कि हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें मोर देन 4.8 मिलियन इंडिविजुअल्स को अंटिल मार्च 2024। ठीक है, तो इसी वजह से सिंपली चर्चे में था। याद रखिएगा ये प्लान किसका है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में रिलीज किया है टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन बाय 2040 अ पॉलिसी सिनेरियो एनालिसिस। ये रिलीज किया है OECD ने। फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, क्योंकि इनकी जो 3rd सेशन है इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी का ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन वो होने वाला है। और 2022 की जो इन्होंने रिपोर्ट जारी करी थी उसमें इन्होंने ये बताया कि 21 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ प्लास्टिक जो है हर साल एंटर हो रहा है ग्लोबल एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो इसी वजह से हेल्थ रिस्क है काफी बड़ा। सिंपली याद रखिएगा कि ये जो एनालिसिस है किसने जारी करी? आंसर है OECD। नेक्स्ट है, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन इज एसोसिएटेड विद विच स्पेशीज। तो सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन 2010 में लॉन्च किया गया था। इसमें जो है 13 टाइगर रेंज कंट्रीज को ये कमिटमेंट दी गई थी कि उन्हें जो डिक्लाइन हो रही है स्पीसीज पॉपुलेशन की उसको रिवर्स करना होगा और उनके नंबर्स को डबल करना होगा बाय द एंड ऑफ 2022। और रिसेंट डेटा के मुताबिक जो ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन है उसमें राइज देखने को मिला है 60% का, जिसके बाद अब टोटल टाइगर्स कितने हो गए हैं? 5870 टाइगर्स। और कुछ कंट्रीज जैसे कि भूटान, म्यांमार, कैम्बोडिया, इसके अलावा लाओ, वियतनाम, ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पे हमें टाइगर पॉपुलेशन में डिक्रीज देखने को मिला है। जिसके बाद जो साउथ ईस्ट एशिया में टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, मतलब TRCs हैं, उनके लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन गई है। ठीक है, तो सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन रिलेटेड है टाइगर से, 2010 में इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पे इजराइल से रिलेटेड एक और न्यूज है। इजराइल ने हाल ही में अनवील किया है $340 मिलियन का एक एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ डेविड्स स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि इसको ये सेल कर रहे हैं फिनलैंड कंट्री को। जैसे कि हम जानते हैं फिनलैंड 31st कंट्री है नाटो की। ठीक है, और किस वजह से इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑलरेडी सितंबर मंथ में इन्होंने एक डील करी थी जर्मनी के साथ। कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी सबसे बड़ी आर्म्स सेक्टर में डील करी थी, जिसमें इन्होंने ये डिसाइड किया था कि जर्मनी को प्रोवाइड करेंगे अपना एरो 3 हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सी कंट्री है जो मैन्युफैक्चर करती है डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम को? तो आंसर है
यहाँ पे इजराइल, हाल ही में इजराइल ने डिसाइड किया कि वो इसको फिनलैंड को सेल करेंगे। ठीक है, फिनलैंड के बारे में याद रखने वाली बात क्या है कि ये 31st मेंबर है नाटो की, इसी वजह से चर्चे में है। ठीक है, नाटो का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क यारा टनल विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सिल्क यारा टनल कहाँ पे लाई करता है? एक्चुअली किस वजह से चर्चे में है? क्योंकि 40 वर्कर ऐसे थे जो ट्रैप हो गए थे अंडर कंस्ट्रक्शन सिल्क यारा टनल, जो कि उत्तराखंड में लाई करता है। उसके बाद रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए इन वर्कर्स को सेफली इवैक्यूएट करने के लिए फ्रॉम द टनल। और ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन टनल जो कोलैप्स हुआ फ्रॉम सिल्क यारा, ये पार्ट है 12,000 करोड़ रुपए के 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो सिल्क यारा टनल इसी वजह से चर्चे में था, ये उत्तराखंड का हिस्सा है। नेक्स्ट एक रिपोर्ट है, एज पर रिसेंट यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट which region was ranked as the world's worst region for water scarcity? रिसेंट यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया का सबसे खराब रीजन कौन सा है वाटर स्कैर्सिटी के टर्म्स में? तो हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने बताया कि साउथ एशिया रीजन जो है हमारा, ये एक्सपीरियंस कर रहा है ग्रेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जहां पे वो हार्डशिप्स को फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सीवियर वाटर स्कैर्सिटी। और किस वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और एक रिपोर्ट में इन्होंने ये भी बताया कि 347 मिलियन बच्चे ऐसे हैं अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स जो कि अफेक्टेड हैं बाय हाई और एक्सट्रीमली हाई वाटर स्कैर्सिटी इन साउथ एशिया। और सभी ग्लोबल रीजन्स को अगर हम मिलाएं तो ये वैल्यू सबसे ज्यादा है जो कि साउथ एशिया से हमें मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है साउथ एशिया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ओबीआई इंक्लूसिवनेस इंडेक्स? इंडिया की रैंक रही 117 इन द लिस्ट ऑफ 129 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन द इंक्लूसिवनेस इंडेक्स, जो कि पब्लिश कौन करता है? अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट एट कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, यूएस। जो स्मॉलर कंट्रीज हैं लाइक बांग्लादेश और इजराइल, इनकी भी रैंक हमसे बेटर रही। इजराइल की रैंक थी इसमें 115 और बांग्लादेश की रैंक थी 106। तो ये जो इंडेक्स है ये एग्जामिन करता है इंक्लूसिविटी को, कितने ज्यादा लोग इंक्लूसिव फील करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिसेबिलिटी एंड द जनरल पॉपुलेशन, कुछ मेजर्स का यूज करके। और इंडिया की रैंक जो है वो रिलीजन के मामले में लास्ट रही, 129 पोजीशन में हम थे, मतलब हम रिलीजन के मामले में सबसे खराब हैं। उसके बाद जेंडर के मामले में अगर हम बात करें तो 121st थी। फिर इसके अलावा डिसेबिलिटी के रैंक पे हम थे 108 प्लेस पे, रेस के मामले में थे 87 रैंक पे, जनरल पॉपुलेशन के मामले में हम थे 40th रैंक पे, LGBTQ के मामले में हम 39th रैंक पे थे, और इसी के साथ एवरेज रैंक हमारी रही 117। ठीक है, न्यूजीलैंड कंट्री जो है वो फर्स्ट रही इस इंडेक्स में दूसरी साल लगातार। तो दो बातें याद रखिएगा, इंडिया की ओवरऑल रैंक क्या थी इस इंडेक्स में 117, और कौन सी कंट्री है जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे थी, तो ये कंट्री है न्यूजीलैंड। As per recent data, which city topped in terms of completion of the projects, fund usage and other criteria under Smart Cities scheme? जो स्मार्ट सिटीज मिशन है हमारा वो जून 2024 में कंप्लीट हो जाएगा, डेडलाइन इसकी जून 2024 है। और एज पर द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री डेटा 22% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अभी भी ऑनगोइंग है और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। और अगर हम नवंबर 10 तक का डेटा देखें तो सूरत जो कि गुजरात में लाई करता है ये टॉप किया है इन टर्म्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, फंड यूसेज एंड अदर क्राइटेरिया। सेकेंड पोजीशन पे था इसमें आगरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, थर्ड पे था अहमदाबाद, ये गुजरात में है, फोर्थ पे था वाराणसी यूपी में फिर से है, और फिफ्थ नंबर पे था यहाँ पे भोपाल। ये टॉप 5 सिटीज रही इन टर्म्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर द स्मार्ट सिटीज मिशन। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में अगर हम बात करें और ऐसे सिटीज जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हैं, ये लोवेस्ट 10 परफॉर्मर्स में आई आउट ऑफ द 100 सिटीज जो कि इन्वॉल्व थी इस इनिशिएटिव में। फाइन, तो यहाँ पे टॉप मोस्ट सिटी पूछी जा रही है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सूरत। नेक्स्ट है, डेविड कैमरन हैज बीन अपॉइंटेड एज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ विच कंट्री? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरन को हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज द फॉरेन सेक्रेटरी, और इसी के साथ पॉलिटिक्स में इनकी वापसी हुई है। ऋषि सुनक ने रिशफल किया अपने कैबिनेट को, इसी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूके, हाल ही में ये अपॉइंट हो चुके हैं एज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ यूके। नेक्स्ट है, एज पर द IQ Air's AQI डेटा, which was the most polluted city in the world with an air quality index of 287? इनके डेटा के मुताबिक दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी कौन सी रही जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा 287? तो जब दीपावली सेलिब्रेट हुआ पूरी कंट्री में, उसके एक दिन के बाद ही ये अनाउंस हुआ कि 3 इंडियन मेट्रोपोलिसेस हैं
जो कि फीचर हो चुकी हैं ऑन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड एज पर रैंकिंग बाय स्विस एयर प्योरीफायर कंपनी, जिसका नाम है IQ एयर। ठीक है, तो 13 नवंबर को दिल्ली को डिक्लेयर किया गया कि ये मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है इन द वर्ल्ड, जिसका AQI लाई करता है 287 पे। सेकेंड पोजीशन पे इसमें था लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है, इसकी वैल्यू थी 195। थर्ड पे था मुंबई इंडिया में है और इसकी रैंक थी 153। थर्ड पे एक्चुअली नहीं था, बीच में कोलकाता भी था, कोलकाता थर्ड पे था और इसकी रैंक थी 166। ठीक है, तो ये कुछ सिटीज हैं जो कि टॉप 10 में थी। और IQ एयर का जो AQI है वो डेटा को मेजर करता है फ्रॉम 109 कंट्रीज। तो फिलहाल यहाँ पे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी पूछ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे कुछ रैंकिंग वाले क्वेश्चन छूट गए थे, इसलिए इनको कवर करना जरूरी था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसपोर्टर 9 मिशन किस कंट्री से एसोसिएटेड है, तो आंसर हो जाएगा USA, क्योंकि स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है हाल ही में इसने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया ट्रांसपोर्टर 9 मिशन को फ्रॉम द वैंडरबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया, और ये इनकी 12th लॉन्च थी और लैंडिंग थी फाल्कन 9 स्टेज बूस्टर की एज पर द स्पेस एक्स मिशन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो सिंपली हो सकता है पूछा जाए कि ट्रांसपोर्टर 9 मिशन किस कंट्री से एसोसिएटेड है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे USA। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने हाल ही में कुछ प्रपोजल्स रखे हैं, जिसके बाद एक कंसिस्टेंट साइबर सिक्योरिटी एस्टैब्लिश होगी और उनसे रिलेटेड कुछ मैनेजमेंट रेगुलेशंस फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ बोथ पैसेंजर एंड कमर्शियल 4 व्हील्ड व्हीकल्स, जिससे कि ऑपरेशंस को सेफगार्ड किया जाए अगेंस्ट साइबर थ्रेट। ठीक है, तो इन्होंने इसमें आउटलाइन किया कि जो प्रोसेस है व्हीकल टाइप अप्रूवल का कंसर्निंग द साइबर सिक्योरिटी वो इनिशिएट किया जाना चाहिए बाय द व्हीकल मैन्युफैक्चरर या फिर उनके ऑफिशियली एक्रेडिटेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने कुछ प्रपोजल्स रखे हैं टू एस्टैब्लिश साइबर सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट सिस्टम रेगुलेशंस, तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। सबको बताना है कि हमारे मिनिस्टर कौन है रोड ट्रांसपोर्ट के। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, Which institution secured the top position in India in QS Asia University Rankings 2024? तो यहाँ पे IIT बॉम्बे ने टॉप मोस्ट पोजीशन एक्वायर की इंडिया में और 40th पोजीशन इसकी थी ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे। वहीं IIT दिल्ली जो है इसकी रैंक थी सेकेंड इंडियन इंस्टीट्यूट्स में और ओवरऑल इनकी रैंक थी 46। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी है जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे थी, तो ये है पेकिंग यूनिवर्सिटी, ये लाई करती है चाइना में। इसने टॉप किया है एशिया रैंकिंग्स लिस्ट को बाय सिक्योरिंग रैंक फर्स्ट, और सेकेंड पे था यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग इन द सेकेंड पोजीशन एंड थर्ड पे था नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ठीक है, तो 148 इंडियन यूनिवर्सिटीज ने अपनी जगह बनाई है इन द QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 में, जिसमें सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट था इंडिया से IIT बॉम्बे। तो इसी के साथ हमने आज के क्वेश्चंस को यहाँ पे फिनिश कर लिया है। आई होप कि आपने आज बहुत कुछ नया सीखा होगा। आपने जितना टाइम इस चैनल पे दिया है वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित हुआ होगा और काफ़ी सारी नई चीज़ें आप सीख के जा रहे होंगे। इसके अलावा अगर आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिएगा, हमारी टीम अपनी पूरी कोशिश करेगी उसका आंसर देने की। चलिए अब आपके क्विज पे चलेंगे, जहां पर स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपकी टर्न है इनका आंसर बताने की, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि आप कितना ज़्यादा ग्रैस्प कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में मैंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको थोड़ा सा हमारे ऊपर ट्रस्ट रखने की जरूरत है और हमारे साथ परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuzat Sana signing off.